every one of you. Am I audible to each and every You're one of audible. you? Yes, Okay. So Yes, good sir. evening, everyone. I hope you Good all evening, are sir. doing well. And so today in this important session, we will discuss about four important aspects of your next process after your written examination: DEF, PST, PET, and medical. Once we will discuss all these four important aspects, and then I will have a doubt session where you will can ask about your doubts or your queries, whatever जो भी आपके mind में अभी queries हैं, जो भी doubts हैं वो सब. So first of all, DEF. अभी बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है कि है क्या चीज, आखिर किस चीज को डेफ बोलते हैं. सो बेसिकली डेफ का मतलब है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो यू मस्ट हैव फिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट यू टू फिल अनदर फॉर्म that contains more detail of yours, like your school, your college, the name of your school, the name of your college, how much percentage you have scored in class 10, 12th, graduation, what are your hobbies, what are your interests. So that's why it is called as detailed application form. अगर इसको एक लेमन की भाषा में बोला जाए तो ये बोलूंगा मैं कि एक जन्म कुंडली है आपकी, जिसके बेसिस पे एक कुंडली है बेसिकली आपकी, जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा. सो जो यूपीएससी का बोर्ड जो आपका इंटरव्यू लेगा, उनके पास आप चेयरमैन सर के पास आपका पूरा डेफ होगा, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे विल हैव द समरी सीट. समरी सीट जो होती है वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के सबसे लास्ट में अटैच होती है. सो अभी हम देखते हैं कुछ एक मिस्टेक्स जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल फिलिंग अप द डेफ. तो सबसे पहली तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके नाम में, फादर्स नेम, पेरेंट्स नेम, मदर नेम या आपके एड्रेस में, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है. उसके बाद am I audible? Am I audible to each and every one of you? Because someone has sent Yes, this sir. message. yes, sir, audible. Yes, sir. Audible. Okay. Okay. Second thing, OBC annexure. अब OBC annexure में क्या होता है, आपको अपने पेरेंट्स की इनकम, देयर पैन कार्ड, एवरीथिंग आपको उसमें मेंशन करना होता है. एंड ऑल्सो आपके फादर का या मदर का, इफ दे आर वर्किंग समवेयर, देन आपको लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो आपने किया है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो उसकी 3 साल की लास्ट प्रीवियस 3 फाइनेंशियल की, यू हैव टू टेस्ट द कॉपीज. ठीक है, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. ठीक है. उसके अलावा देखिए, डेफ के अंदर आपको आपकी फोर्स प्रेफरेंस बतानी है, लाइक विच पर्टिकुलर फोर्स यू वांटेड टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो इसी के बेसिस पे आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर फोर्स इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर फोर्स इज योर लास्ट प्रेफरेंस. तो फोर्स प्रेफरेंस आप एक बार इसमें डाल दोगे, इट वोंट गोना चेंज. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद फोर्स प्रेफरेंस संभल के डालना है. आप कंसल्ट कीजिए किसी भी, जो भी आपका नोन आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपका कोई सीनियर है या किसी को उस चीज के बारे में अवेयरनेस है, आप उनसे पूछिए कि कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट सूटेबल है. प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल है, एडवेंचर है, जो भी आपने अपने जो पैमाने हैं उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर मेजर्स ना, इट शुड बी आपकी फोर्स प्रेफरेंस होनी चाहिए. ठीक है. देन एज रिलैक्सेशन. अब बहुत से बच्चे जो फॉर्म में एज रिलैक्सेशन यस या नो कर देते हैं, डेफ में यू विल अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप क्लियरली नो मेंशन कीजिएगा. ये मेरे साथ ये गलती हो चुकी, दैट्स व्हाई मैं इसको एक बोलूंगा, एक मिस्टेक है. आप अगर 25 से बिलो एज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, यू शुड मेंशन इट नो. ठीक है. फॉर्म में, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप यस या नो कीजिए, कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ आपको नो करनी है इफ यू आर बिलो 25. अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द जनरल कैटेगरी वैकेंसीज. ठीक है. देन योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. देखो, इसी पे आपका इंटरव्यू हो सकता है. काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हॉबीज इंटरेस्ट पे पूछे जाएंगे. 3 गेम्स व्हिच यू हैव प्लेड. Sorry, sir. Sorry to interrupt you. Sir, can you please repeat what you said regarding age relaxation? ओके. सो बेसिकली जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम एज रिलैक्सेशन यूपीएससी पूछती है, डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, तो उसमें आप यस या नो कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में. बट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में यू विल अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन मेक इट नो. अगर आप 20 से 25 साल आपकी एज है, तो आप अगर उस पे नो करोगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी वैकेंसीज आल्सो. तो यूपीएससी विल अगेन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था तो उसमें मैंने यस लिखा था, और जब मैंने डेफ फिल किया तो मैंने उसमें नो किया था, बिकॉज आई वाजंट अवेयर अबाउट कि है क्या चीज. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं था उस चीज का. Please turn off your mic, everyone. Sir, like I'm First of all, 24, so I should mark no. हाँ, you should mark no, irrespective of category. If you are an OBC, SC, ST, you should mark it no.
because in that case you will be considered for general category also. In case if there is any deficiency in your community certificate or EWS certificate, then you will be considered for general category as well. Otherwise, in rest of the cases, candidature reject कर देती है UPSC, or either they will remain provisional throughout the force allocation and later on, and their appointment letter won't be issued. अभी 2020 में EWS के काफी बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुए हैं, दे आर स्टिल प्रोविजनल. अगर वो ओबीसी के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके नहीं हुए हैं अभी भी, उन्होंने एज रिलैक्सेशन यस किया हुआ था, उनकी एज 24 साल, एक की 24 साल 10 महीने एज थी, अगर वो वहां नो करता तो वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता, बट वो नहीं हुआ, मेरा ही नोन है. ठीक है, तो ये हो गई बात डेफ की. अब एक चीज और बताता हूँ, जब आप डेफ फिल करते हो तो इन द लास्ट स्टेज आपको फाइनल सबमिशन से पहले उसमें एक प्रीव्यू दिखाता है. तो आपको प्रीव्यू देखना है, उसमें आपको हर एक चीज देखनी है. आपके नाम की मिस्टेक नहीं है, पेरेंट्स के नाम में मिस्टेक नहीं है, 10th 12th के मार्क्स और सब्जेक्ट्स ठीक से लिखे हैं, और एड्रेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट क्या है, आपको ओबीसी एनेक्चर, उसमें यू हैव टू मेंशन अबाउट पैन कार्ड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर फादर मदर, इफ दे आर वर्किंग देन देयर लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी आपको उसमें अटैच करना है. उसके अलावा आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वो भी आपको उसमें मेंशन करनी है. सो फाइनल प्रीव्यू आपको अच्छे से डिटेल में देखना है, उसके बाद आप उसको सबमिट करना है. सो वंस यू सबमिट योर डेफ, आपका डेफ जितने पेज का होगा उस पे नीचे आपका साइन आ जाएगा. हर एक पेज पे आपके नीचे आपका एक साइन आएगा राइट साइड में. ठीक है, जो भी आप डेफ सबमिट हो जाएगा आपका, तो आप उसको डाउनलोड करना, और नीचे राइट साइड में हर एक पेज पे साइन होगा. रवि सर जस्ट अ सेकंड यार, ये कौन बात कर रहा है? प्लीज आप अपना माइक टर्न ऑफ नहीं कर सकते हो क्या? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सभी लोग माइक ऑफ रखिए, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तभी उसे ऑन करिए, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है. फिर we will have a discussion about your queries and interest once this session, once we finish all these 4 aspects. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. वो जो प्रीव्यू होता है, मेरे एक नोन है, वो एक वो प्रीव्यू लेके चले गए थे पेट के टाइम पे, तो वहां पे अथॉरिटीज ने बोला आप ये तो प्रीव्यू लेके आए हो, आपको एक्चुअल डेफ चाहिए होगा. सो एक्चुअल डेफ और प्रीव्यू में सिर्फ इतना फर्क होता है, एक्चुअल डेफ के हर एक पेज पे नीचे राइट साइड में आपका साइन होगा. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. कुल मिला के डेफ पे ही आपका इंटरव्यू चलना है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको अच्छे से फिल करना है. टेक योर टाइम, आपको 7 से 10 दिन का टाइम देगी यूपीएससी. उसके अलावा एक कंफर्मेशन मेल भी आएगा. आप डेफ सबमिट कर लोगे तो ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मेल कि दैट सो एंड सो कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज डेफ. ठीक है, अब बात करते हैं समरी सीट की. जैसे ही आप डेफ फिल कर दोगे तो उसके पीछे एक पेज बनेगा, दैट इज द समरी सीट. उस समरी सीट में आपकी बेसिक डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशंस जो है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है वो सब, आपका नाम, फादर्स नेम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट, बस. रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होंगी वो डेफ का मेन पार्ट होंगी. आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो आपका इंटरव्यू लेगा, ही विल हैव योर फुल डेफ एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव गॉट समरी सीट ओनली. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. इट हैज 3 कंपोनेंट्स, हाइट, चेस्ट एंड वेट. हाइट आपकी जो एग्जैक्ट आपकी है उससे आधा 1 सेंटीमीटर कम ही नापी जाती है, ऐसा देखा गया है, और ये बात सही भी है. अगर आप 166 हो तो इट विल बी 165 पॉइंट समथिंग. ठीक है, यहाँ पे कोई लीनियंसी नहीं है. चेस्ट, वहां भी कोई लीनियंसी नहीं है, और वेट वहां भी कोई लीनियंसी नहीं है. ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेजर किए जाते हैं, और जो वेट आपका यहाँ पे मेजर किया जाएगा वही आपका वेट मेडिकल के टाइम पे भी काउंट होगा. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी चाहिए. अगर आप चेस्ट में मान लीजिए कि आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वहां पे जो अथॉरिटीज होती हैं वो इस चीज में लीनियंसी होती है कि आप 10 पुशअप लगा लो या 15-20 पुशअप लगा लो, तो शायद क्या पता आपका वो जो 5 सेंटीमीटर वाला है वो आप क्लियर कर लो, 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर लो. तो ये एक आप चीज कर सकते हैं, इस चीज में वो थोड़े लीनियंट है, बट हाँ मेजरमेंट में कोई लीनियंसी नहीं है. वहां आप अपील कर सकते हो. The commanding officer, he will measure your height, or in that case if you are not satisfied and you think that you fulfill the physical standard eligibility, so you can again request that commanding officer and you can say sir please again measure me, मेरी height जो है वो मुझे लगता है 165 जो भी है क्राइटेरिया है उससे उसको सेटिस्फाई कर रही है. so in that case you will again be measured. ठीक है, बट आपको 0.5 से 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, इतना वो थोड़ा सा कम मेजर करते हैं. ठीक है, फिर पीएसटी होने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हो पीएसटी के लिए, तो आपको टेस्ट नंबर दिए जाएंगे, और उस टेस्ट नंबर के पास एक फाइल रहेगी. उस फाइल के अंदर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगी, और वहां पे आपको अपना डेफ सबमिट करना होता है अथॉरिटीज को. फिर बारी बारी से हर एक बंदे को बुलाया जाएगा, उसके थंब इंप्रेशंस, उसका साइन करवाया जाएगा. उस फाइल के अंदर कुछ एक फॉर्म रहेंगे वो आपको फिल करने हैं. उसके बाद
जैसे ही आपके वो फॉर्मेलिटीज होगी, फिर इंडिविजुअली हर एक बंदे को बुलाया जाएगा हाइट के लिए, चेस्ट के लिए एंड वेट करने के लिए। जैसे ही सभी बंदों का हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मली 30-35 बंदों एक दिन में बुलाए जाते हैं। सबसे पहले आपका फिर 100 मीटर होता है, फिर 800 मीटर, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट। बट ये सेट पैटर्न नहीं है कि जरूरी नहीं कि यही होगा। कई बार पहले 800 मीटर हो जाता है, फिर लॉन्ग जंप होता है, फिर 100 मीटर होता है, बट शॉर्ट पुट होता है। इन ओवर केस इट वाज 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट। सो 100 मीटर में 8 बंदे एक साथ दौड़ाए जाते हैं, प्रॉपर ट्रैक होता है। दे विल फर्स्ट गिव यू इंस्ट्रक्शंस लाइक इन हाउ मच सेकंड्स यू हैव टू फिनिश योर 100 मीटर। सो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं इस चीज को, और आपको ध्यान से सुनना है, और वहाँ कैमरे वगैरह लगे रहते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो 100 मीटर में बेसिकली कोई बाहर नहीं होता है। हमारे बैच में मेरे ख्याल से कोई बाहर नहीं हुआ था। 100 एंड 800 मीटर आर केक वॉक। जस्ट 100 मीटर जैसे ही सभी बंदों का हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता 100 मीटर कंप्लीट होने में, पूरे बैच का मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसके बाद 800 मीटर होता है। उसमें अगर मान लो 20-22 बच्चे हैं, 24 से 25 बच्चे हैं, तो वो 2 बैच बना देंगे, 12 के और 13 के, या 14-15 के ऐसे। फिर 800 मीटर होता है 3 मिनट 45 सेकंड। उसमें आपके आगे आगे एक बाइक चल रही होती है। अगर रोड पे रनिंग होती है, जैसे हमारे केस में रोड पे रनिंग हुई थी, तो आगे आगे एक बाइक चलती रहेगी। अगर आप बाइक को फॉलो करेंगे तो यू विल फिनिश योर रनिंग विद इन 3 मिनट्स 10 सेकंड्स। वो बाइक की स्पीड इस तरीके से होती है, उस बाइक पे एक बंदा पीछे कैमरा लेके रहता है, और वहां पे काउंटिंग चल रही होती है फिनिशिंग लाइन पे कि इतना टाइम हो गया, 3:11, 3:12, 3:13, एंड वो माइक लगा के काउंटिंग करते हैं, तो इट इज ऑडिबल। तो 100 और 800 मीटर में अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस भी अगर आपने की है, या आपने अभी तक भी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं कर, अभी 10 दिन भी अगर आप दौड़ लोगे, तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। उसके बाद है लॉन्ग जंप। सो लॉन्ग जंप में 2 चीजें ध्यान रखनी है, पहली प्रैक्टिस और दूसरी टेक्निक। आप या तो प्रैक्टिस करके लॉन्ग जंप सीख सकते हैं, या आपने वो टेक्निक सीखनी है। अगर आपने टेक्निक सीख ली तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फाउल लाइन का ध्यान रखना है, और आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अभी बहुत से बच्चों को डाउट है कि हो सकता है कि मैं पहला जंप किया मैंने, मेरा नहीं हुआ, तो क्या मुझे दूसरा जंप भी उसी टाइम करना होगा, तीसरा जंप भी ऐसे ही उसी टाइम करना होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले सभी, सपोज करो 1 से लेके 30 तक बुलाए हैं टेस्ट नंबर, सो 1 to 30 ऑल विल मेक देयर लॉन्ग जंप। जिसका हो गया उसको साइड में भेज देंगे, जिसका नहीं हुआ उसको एक साइड भेज देंगे। उसके बाद जिनका नहीं हुआ है उन सभी को फिर सीक्वेंस में दौड़ाएंगे, फिर सीक्वेंस में लॉन्ग जंप करवाएंगे। फिर जिनका हो गया उनको साइड में भेज देंगे, जिनका नहीं हुआ उनको साइड में रख देंगे। फिर अगेन टेस्ट नंबर वाइज चलता है ये। तो ऐसा नहीं कि आपने पहला जंप किया और आपका नहीं हुआ तो फिर आप ही को दूसरा करना नहीं, आपके पीछे वाला फिर अपना जंप करेगा। उसके बाद होता है शॉर्ट पुट। इसमें जनरली कोई फेल नहीं होता है, अनलेस अनटिल वो अपनी बेवकूफी से फेल हो जाए, तो बात अलग है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने हैं, आपको एक जगह बताई जाएगी, उस पीछे की साइड से ही आपको उस गोले से बाहर आना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये सबसे इजी होता है। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो ईंट फेंक के भी प्रैक्टिस कर सकता है, देख सकता है। ईंट का वजन भी लगभग 2.5-3 किलो होता है। अगर वो आप फेंक पा रहे हो अच्छी खासी दूरी तक, तो इसमें आप फेल नहीं होगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि हाथ में पसीना आ जाता है, तो मे बी इस वजह से कई बार वो स्लिप हो जाता है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बात होगी पीईटी की। अब बात करते हैं मेडिकल की। सो इन सीएपीएफ, जो मेडिकल जो हमारी जो क्राइटेरिया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। एमओडी जो है उसी को फॉलो करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। बट इट सर इज मोर। सर 800 मीटर और ये लॉन्ग जंप बीच में ये टाइम मीटर की ये कितना मिलेगा? 800 मीटर और लॉन्ग जंप में एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम मिल जाता है, एटलीस्ट। और वो बच्चे डिमांड कर ले जाते हैं, सर प्लीज गिव अस मोर टाइम, वी आर एग्जॉस्टेड। तो वो कमांडिंग अफसर होते हैं, कहते हैं चलो कोई नहीं, 10 मिनट का ब्रेक और ले लो। बट बॉडी गर्म रहती है तो जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ओके, ही थैंक बेस्ट यू। है। हमें भी लगता था कि हमें टाइम मिलना चाहिए। और लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट के बाद, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट में आपको लगभग लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम मिलता है। हाँ, 800 मीटर और लॉन्ग जंप के बीच में दे विल गिव यू 10 मिनट्स ऑफ टाइम। और जिनका पहले थैंक यू दिन सर। पीईटी होता है, उनको सुबह 6:30-7 बजे शायद एज पर द एडमिट कार्ड, आई थिंक 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है। बट उनका प्रोसेस 11 बजे से स्टार्ट होता है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट डे, सो दे हैव टू डू सम बेसिक फॉर्मेलिटीज, और अवेयरनेस भी नहीं होती काफी। तो पहले दिन जो पीटी जिनका होता है, वो दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि उनका पीटी जो होगा वो लगभग 11-11:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट 9 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे तक सारा पीटी खत्म हो जाता है। पीटी और पीएसटी दोनों। अब हम बात करते हैं मेडिकल। सो हमारी मेडिकल जो गाइडलाइंस हैं, दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड सीएपीएफ फॉलोज दैट वेरी स्ट्रिक्टली, उन गाइडलाइंस को। बट व्हेन यू कंपेयर द मेडिकल ऑफ आर्मी विद सीएपीएफ, सो सीएपीएफ आर बिट मोर lenient। सो इस केस में थोड़ी सी लीनियंसी है, बट इट डज नॉट मीन कि अगर आपके एक अंगूठा नहीं है तो फिर आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी भी लीनियंसी नहीं है, बट हाँ, थोड़ी बहुत लीनियंसी है इसमें।
अभी 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली बात है। जिस भी बच्चे को स्पेक्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड कंसल्ट टू कोई भी आपके आसपास कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ, मतलब पहले तो आप खुद मेडिकली अपने आप को चेक करवा लो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाय यू, जो आपका फिजिशियन वाली चीजें चेकअप कर दे, मतलब आपके नोक नीस तो नहीं है, आपके कैरिंग एंगल तो नहीं है, ये चीजें चेक कर ले। दूसरी चीज, बहुत से बच्चों को बीपी वगैरह की दिक्कत होती है, तो ये भी वो चेक करवा ले। इसके अलावा आप आई चार्ट जरूर पढ़िए। अगर आप पढ़ पा रहे एक आंख बंद करके दोनों लेफ्ट और राइट, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जिनके स्पेक्स हैं, वो अपनी पावर की भी मशीन से चेक करवा के किसी भी से लिखवा लें कि मेरी इतनी इतनी है, वो आपको लेके जानी होगी वो। उसके बाद आप अपना स्पेक्स लेके जाइए, और जब मेडिकल होता है तो दे डिवाइड यू इन 2 ग्रुप, एक स्पेक्स वाले और एक बिना स्पेक्स वाले। फिर स्पेक्स वालों को इंडिविजुअली बुलाया जाता है एक एक करके उस पूरे ग्रुप को, और फिर उनको बोला जाता है आप ये बोर्ड पे ये पढ़िए, और फिर मशीन से भी उनकी आंखें चेक होती हैं। और साथ में एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ये होता है कि उनकी पावर कितनी है, तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और उसमें कंडीशन ये कि वो लास्ट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। लाइक इफ योर मेडिकल इज लाइक इन अक्टूबर, अक्टूबर में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, हम लेके चलते हैं नवंबर में आपका मेडिकल है, तो सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ वो अगस्त से पहले का नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी एक चीज और है, लास्ट ईयर एमएचए ने एक रिवाइज मेडिकल गाइडलाइंस इशू की है रिगार्डिंग री मेडिकल इन सीएपीएफ। बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है काफी लेंथी हो जाता है। कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, हेड कांस्टेबल्स की हो, ट्रेड्समैन की हो, असिस्टेंट कमांडेंट्स की हो। सो इस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अभी री मेडिकल विल इमीडिएटली स्टार्ट आफ्टर द मेडिकल। सो जो भी बंदा ओवरवेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट हिम टू रिड्यूस देयर वेट एज सून एज पॉसिबल, because I was overweight like 14 kgs, but in my case it was due to the COVID and वो पुराने वाली medical policy थी, तो I got a lot of time to reduce my weight. But right now your remedical will start immediately after the medical, so most probably your remedical will be within 3 or 4 days. So in maximum 3 or 4 days you can reduce maximum 3 kgs of weight maximum. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए कि आपको अगर कोई भी इश्यू है, तो आप अभी प्री मेडिकल करवाना इसलिए बेटर है क्योंकि आपको री मेडिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, जो बंदा मेडिकल अनफिट है ही विल गेट ए फिटनेस फॉर्म, उस पर साइन करवाने होते थे, विद इन 15 days इट हैज टू बी सबमिटेड टू द नोडल अथॉरिटी, जो भी नोडल फोर्स होगी, और आफ्टर दैट आपका री मेडिकल होता था लगभग 2-2.5 महीने बाद। So usually you used to get around 2.5 to 3 months of time. So that is sufficient अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सर But अब ऐसा आपने नहीं होगा, कहाँ ये से चीज ध्यान रखिए। प्री मेडिकल करवाया था? मेरे फादर बीएसएफ में, तो मैंने बीएसएफ के हॉस्पिटल में ही करवा लिया था। तो मैंने जो बीएसएफ का बेस हॉस्पिटल था, कंपोजिट हॉस्पिटल, उसमें मैंने करवाया था। और ये हो गई री मेडिकल की Sir, बात। sir, in case of carrying angle, sir, up to how much? 500 रुपए आ गए क्या? मैंने 500 आई थिंक 15 डिग्री इज द लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप ना एक एक करके सवाल पूछिए। 15 डिग्री इज द लिमिट, एंड फॉर फीमेल्स इट्स लाइक 17.5 और 18 डिग्री। इट इज डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल। अभी हम एक बार डेफ पे देख लेते हैं। डेफ में ना आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिवाइज बता देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको ओबीसी एनेक्सर का ध्यान रखना है। आपको आपके हॉबीज, इंटरेस्ट, जो आपकी जेन्युइन हॉबीज, आपको वही फिल करनी है। इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि बस मेरे को वहां पे लिखना है कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, तो आप स्पोर्ट्स में लिख दो कि दिस इज योर हॉबी और दिस इज समथिंग व्हिच यू आर इंटरेस्टेड इन। ये चीज ध्यान में रखनी है। रवि सर, ठीक एक डाउट है स्वीटी पाम के रिगार्डिंग, वो बताइए प्लीज। स्वीटी पाम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। वो डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे साथ एक लड़का था, वो बाहर हुआ था। हमारे साथ मेडिकल में बहुत बच्चे बाहर हुए थे। लाइक हमारे साथ Any relaxation in overweight? यार देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द जो कंसर्न मेडिकल बोर्ड। वो अगर लीनियंट है तो 4 से 5 केजी तक चल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर 100 grams of overweight as per the medical chart that is given by the UPSC, then you are unfit. तो वो डॉक्टर हो सकता है ना भी करे, तो ये डॉक्टर के जुरिस्डिक्शन पे है। बट यू शुड बी विद इन दैट रेंज, लाइक 2 से 3 केजी तक नॉर्मली चल जाता है। बट डॉक्टर अगर ने सोच लिया कि मुझे फेल करना, तो 100 ग्राम पे भी फेल कर देगा। बट 2-3 केजी आप लगा के चलिए। बट राइट नाउ यू हैव टाइम, सो यू शुड बी इनटू दैट रेंज। Sir, carrying angle के लिए कुछ रियायत नहीं मिलती। जैसे मेरा carrying angle 20 डिग्रीज है,
नहीं 20 डिग्री रिजेक्शन यार, सॉरी 20 डिग्री में तो बहुत ज्यादा है। 15 से 15.5 15.6 तक हो सकता है। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कंसल्ट सम फिजिशियन। कुछ एक फिजिशियन होते हैं, दे गिव यू सम सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, वो कुछ बताते हैं उस चीज को, मुझे नाम नहीं पता है। आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। कुछ एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, वो अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा। Sir, Sir, is OPC. underwriter issue? Sir, I have one doubt. First tell your name and then you can ask your doubt. I request each and every one of you. Sir, my name is Sarla Chaudhary. Sir, my father is in CISF. तो उसमें OBC annexure में सैलरी में क्या फिल अप करना पड़ेगा, क्योंकि आप OBC जो भी सैलरी, ग्रोस एक्चुअली हाँ ग्रोस सैलरी फिल कीजिए, और आपके फादर की जो रैंक होगी, पहले तो आपको ये रैंक, पहले तो उसमें ये लिखा होगा कि पोस्ट ऑन विच ही इज अपॉइंटेड डायरेक्टली, तो वो जिस भी रैंक पे आपको वो इसमें मेंशन करना होगा। उसके बाद नीचे एक और बॉक्स बनता है, उसमें आपको बताना होता है किस रैंक पे वो अपॉइंट हुए थे, किस डेट पे थे, उस टाइम पे उनकी एज क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन कब आया है, वो किस एज में आया था, और उस टाइम पे उनकी क्या एज थी, और आपको ग्रोस सैलरी मेंशन करनी होती है, बिकॉज योर फादर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये सेट उसमें फॉलो होता है। आप पूछिए सर। लेकिन इसमें जो ग्रोस सैलरी वो तो उसमें 8 लाख के ब्रैकेट से ऊपर आ रही है। वो तो ग्रोस सैलरी जो है, ये बच्चों में मिसकंसेप्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उन पे सैलरी लागू नहीं होती है। देखिए उसमें लिखा हुआ है इनकम और एग्रीकल्चर, रैंक तो के ऊपर सैलरी होती और है। इनकम दोनों है। इसमें रैंक पे अगर आपके फादर 40 इयर्स की एज के बाद असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, अगर सीआईएसएफ में, तो बता देता हूँ, इफ ही इज अपॉइंटेड टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, तो यू आर इंटाइटल्ड फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अदरवाइज अगर उससे पहले वो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे। आपकी मदर और आपके फादर दोनों सब इंस्पेक्टर हैं डायरेक्टली रिक्रूटेड, तो इन दैट केस आल्सो यू विल बी ओबीसी क्रीमी लेयर। तो ये रूल होता है, वो इनकम वाला रूल लागू नहीं होता इस चीज पे। सर लाइक स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टीचर हैं, तो सर इनकम क्राइटेरिया 8 लाख से ऊपर जा रहा है, तब भी सर हाँ, ओबीसी हाँ। में, तब सर ओबीसी क्रीमी लेयर होगा, नॉन क्रीमी लेयर होगा? नॉन क्रीमी लेयर होगा, वो उसको कौन सा लेवल है ये देखना होगा। अगर वो फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं और 40 ईयर से पहले की एज में अगर वो बन गए फर्स्ट ग्रेड टीचर, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। अच्छा, हाँ ओके सर वो भी प्राइमरी लेवल पे, सर प्राइमरी लेवल पे तो ओ नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर नेम एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट। सर नेम इज साहिल। वरदान। ओके वरदान, तो ओके सर वरदान सोलंकी। हाँ जी सर स्वेटी पाम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब यार, थोड़ा कुछ इसका कोई आइडिया नहीं है। आई एम आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैंने बीए किया हुआ है। यू शुड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, Sir, इसका कुछ आइडिया नहीं यार। एक्चुअली मैंने पोस्ट का मेडिकल लिया था, तो एक बार तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन फिर दूसरी बार उन्होंने स्वेटी पाम का पॉइंट बना के वो रिजेक्ट किया था। यार इट डिपेंड्स अपॉन मेडिकल बोर्ड आल्सो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, मतलब हाँ, कोई मैं भी। सर एम्स में अपॉइंटमेंट लिया है स्किन डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, माइन्यूट डीएनएस इज अलाउड। हाँ माइन्यूट डीएनएस अलाउड है, हर किसी के डीएनएस होता है और वो माइन्यूट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइन्यूट डीएनएस इज अलाउड। किसी ने क्वेश्चन Sir, पूछा था। Myself Hello, Deepak. sir. हेलो सर। Myself Deepak. भाई आई Sir, विल is टेक ईच एंड एवरी वन ऑफ underwritten योर issue? क्वेश्चन, प्लीज वन बाय वन आप पूछिए। आई विल टेक ईच एंड एवरी वंस क्वेश्चन, नो डाउट। Sir, is underweight an issue? यस, अंडरवेट इज एन इशू। रिजेक्ट होते हैं सभी बच्चे। हेलो सर दिस इज हिमांशु कुशवाहा। सर मेरा डाउट ये है कि सर मैं वेटनरी साइंस कर रहा हूँ पन्नागर से, तो वो 5.5 साल का कोर्स होता है। तो हम मेरी इंटर्नशिप चल रही है, लेकिन सर मेरा जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, वो क्लियर हो चुका है, तो मेरे को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन हाँ दैट TDC विल नहीं वर्क, कोई दिक्कत नहीं, दैट विल वर्क, डोंट वरी। और सर आप मेरी internship- हमारे केस में अभी तक बच्चे सबमिट करवा रहे हैं। हमारा रिजल्ट 4 जनवरी को आया था। माई इंटरव्यू Yes, was on 17th of December, 23rd दिसंबर को लास्ट बच्चे का इंटरव्यू हुआ था। 4 जन Yes, को sir. रिजल्ट आया था, और अभी तक हमें हमारी नोडल एजेंसी बोल रही है कि आपको डिग्री अगर सबमिट करवानी, कुछ एक बच्चे जिनकी ओरिजिनल डिग्री सबमिट नहीं हुई है, प्रोविजनल सबमिट हुई, तो अभी तक टाइम दे रखा है सीआईएसएफ ने उनको कि आप अपनी डिग्री सबमिट करवा सकते हैं। सो बेफिक्र रहिए आप, कोई इशू नहीं आएगा आपको। थैंक यू सर। Hello, sir. My name is Ritika Rotela. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डेफ में भरते हुए डोमिसाइल आता है ना ऑप्शन में, तो सर डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए, उसमें डेट वेट कुछ मेंशन है? कोई नहीं, कुछ मेंशन नहीं करना होता। आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है बस, और से ज्यादा कुछ मेंशन नहीं करना। और सर और ध्यान रखिए, ये जो आप एड्रेस लिखेंगे ना, इसके अलावा आपको एक और फॉर्म फिल करना होगा, दैट इज बिफोर योर इंटरव्यू।
अटेस्टेशन फॉर्म बोला जाता है उसको, उसकी 3 कॉपीज भरवाई जाती हैं। हमारे केस में 4 भरवाई गई थी। एक जाता है यूपीएससी को, एक जाता है आईबी को, एक जाता है एमएचए को, और एक जाता है आपकी कंसर्न जो फोर्स आपको मिलेगी वो। तो उसमें आप अपनी डिटेल्स फिर से भरोगे, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसमें आपको डोमिसाइल का अलग कॉलम होगा, उसमें आपको डिटेल में वो चीजें इंफॉर्मेशन देनी होती है। दैट इज बेसिकली फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। और करेक्टर एंड एंटेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है CNA, मतलब वही पुलिस वेरिफिकेशन ही बोलते हैं उसको, कि ये बंदा कैसा है, वो सब चीजें, उसमें कोई केस वगैरह तो नहीं है, तो वो उस टाइम पे आपको डोमिसाइल वो अच्छे से फिल करना होगा डिटेल में। सर दूसरा ये कि साइनस का कोई इशू तो नहीं है मेडिकल में? नहीं 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 नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, थोड़ा लीनियंट है इसमें, इतना ज्यादा नहीं है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम बिलाल खान है। आपको मुझे पूछना था कि सर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं यूपीएससी में अपलोड करना होगा? आपके फादर अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, या आपके फादर इनकम टैक्स फिल करते हैं तो पिछले 3 साल के ITR, उनका पैन कार्ड। आपकी मदर अगर इनकम टैक्स फिल करती तो उनके 3 साल के ITR और पैन कार्ड। उसके अलावा आपकी कोई जमीन वगैरह है, कितनी है, वो उसकी डिटेल मेंशन करनी, कोई डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं करना। उसके अलावा आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होता है। सर तो मैं सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ये भी मेंशन करना होता है। आई एम ऋत्विक सर, मेरे को ये पूछना था कि अगर लेफ्ट हैंडेड होता है तो उसमें कोई दिक्कत होती है? कोई इशू नहीं है यार, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कोई इशू नहीं है। अब वो आप पूछ ली, ओबीसी का पूछ रहे थे अभी एक। हाँ सर, वो मैं पूछ रहा था कि दोनों में मेरे मम्मी पापा है ना टैक्स नहीं पे करते, तो उस कोई मुझे दिक्कत अभी नहीं है, नहीं पे नहीं करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मेरे पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो मुझे अभी सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनाना है लास्ट 3 साल का। वो जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बनता है ना, उसमें नीचे लिखा रहता है कि दिस कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो वो इनकम सर्टिफिकेट उसमें ही माना जाता है उसी को ही। और उसमें नीचे लिखा रहता है ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ फलाना दिस एंड दिस टाउन ऑफ दिस एंड दिस डिस्ट्रिक्ट। वो अगर है तो सर फिर उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना इसके अलावा। तो वो एक डॉक्यूमेंट काफी हो जाएगा ना सर? हाँ, वो उसमें आपका इनकम स्टेटस आ गया है। हाँ, बस हम्म। इनकम स्टेटस की आप क्रीमी में या नॉन क्रीमी में, वो उसमें लिखा हुआ है, और एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो लिखा हुआ, तो कोई इशू नहीं है, आपका क्लियर है। थैंक यू सर। माई सेल्फ अजय चौधरी, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कितने ईयर पुराना या कब तक का बना हुआ होना चाहिए? आपका जो लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का था उससे पहले का होना चाहिए, भले ही 5 साल पहले का हो। अगर 5 साल पहले का है तो यूपीएससी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको बोलेगी कि ये 5 साल पुराना है, अभी नया एक और बनवा लो आप, तो आपको टाइम देगी नया बनवाने का। बट अगर आपका बाद का बना हुआ है, फॉर्म फिल करने के बाद का बना हुआ है, तो उस केस में आपका मतलब यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करती। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या थी, उससे पहले का होना चाहिए, भले कितना ही पुराना हो। वैसे आइडियली 1 साल पुराना है तो यूपीएससी आपको नहीं बोलेगी, 2 साल पुराना है तो भी नहीं बोलेगी, बट उससे ज्यादा अगर पुराना है तो यूपीएससी आपको बोलेगी आप एक नया फॉर्म फिल कीजिए। व्हाट अबाउट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? ईडब्ल्यूएस में क्या है, फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट है और नोटिफिकेशन से पहले का बना होना चाहिए बस। इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस में है। हेलो सर, माय नेम इज हरीश और मैं 15 किलो ओवरवेट हूँ सर, तो क्या पॉसिबिलिटीज है सर? कितना टाइम? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिड्यूस योर वेट एज सून एज पॉसिबल। रनिंग कीजिए सबसे पहले, तो ज्यादा से ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए आप, और खाने पे कंट्रोल कीजिए, डाइट पे, ठीक है। और अभी आप ये लगा के चलिए कि 2 से 2.5 महीने, मैक्सिमम 2.5 महीने का टाइम आपके पास होगा, तो अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो आप कर लोगे। मैंने 17 kg कम किया था विद इन, मेरे को भी 2.5 से 3 महीने लगे थे 73 kg रिड्यूस करने में। सो हो जाता है वेट, आप अगर एक बार करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, फिर रिदम बन जाएगा, और मोटिवेशन होनी चाहिए। सर स्ट्रेच मार्क्स ऑन शोल्डर्स आर अलाउड? हाँ, मेरे भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, इट इज अलाउड। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ब्लॉक से बना हुआ है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? यार इसका अवेयरनेस नहीं है, आई एम सॉरी यार, इसका अवेयरनेस नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। हेलो सर आई एम सागर। सर नॉकनीस कैसे चेक होते हैं वहाँ पे? नोकनीस कैसे है, एक तो स्टैंडिंग पोजीशन में चेक होंगे, एंड इन केस इफ देयर इज एनी इशू देन वो आपको अंदर ले जाएंगे, और एक बेड होता है उस पे लेटा के वहां पे भी आपके नोकनीस चेक करते हैं। सर स्टैंडिंग में पोस्चर कैसे चाहिए, लाइक एंगल कितना चाहिए दोनों पैरों में? यार वो तो सिर्फ उनका ही रहता है, उनका एक पेन होता है, पेन पास हो जाना चाहिए। जैसे हमारे केस में पेन वाला सीन था, वो सर पेन लगा रहे थे, वैसे तो सभी का मतलब क्लियर था, बट जिसका डाउट था उसमें पेन उन्होंने किया, तो वो पेन अगर जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। बाकी 1-2 थे जिनका थोड़ा वो पेन में भी थोड़ा टच हो रहा था, तो उनको वहां तो क्लियर कर दिया, फिर अंदर उनका फिर से वो चेक कर दिया। देखो फोर्स के डॉक्टर जो है वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहेंगे, तो दे विल मेक श्योर कि हर बंदा 100% फिट हो, तो ही वो
नहीं, हील्स मिला के नहीं होता यार, नॉर्मल खड़ा करके करते हैं। हील्स मिला के फौज में होता है, इधर नहीं होता हील्स मिला के। विच ऑल सर्टिफिकेट नीडेड टू बी अपलोडेड, 10th 12th ग्रेजुएशन, और इन तीनों की मार्कशीट आपको करनी है। उसके अलावा आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आपको करना है। उसके अलावा आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, आपने नेशनल गेम्स खेल में स्पोर्ट्स में खेला है, किसी भी स्पोर्ट्स में खेला आपने नेशनल लेवल पे, वो आप कर सकते हो। आपको सर कोई अंडरवेट प्राइज मिला वो कर इश्यू हो सकते तो हो। अंडरवेट में भी बाहर कर देते हैं यार, अंडरवेट का भी ध्यान रखना है। केले वेले खा के गेन कर सकते हो यार। सर प्री मेडिकल में क्या क्या चेक करवाएं यार, किसी भी जगह पे आप जा सकते हो, तो किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके आप चेक करवा सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में। और पूछे डाउट्स अपने। सर फ्लैट सर फुट कैसे चेक होता है? हाँ जी, फ्लैट फुट। यस सर। यार फ्लैट फुट लेटा के ही चेक करते हैं, वो बेड पे लेटा देंगे फिर वो कर्व देख लेते हैं। वैसे फ्लैट फुट में हमारे केस में कोई बाहर नहीं हुआ था। या सर, Sir, दिस इज विद्यासागर सर। आई वांटेड टू आस्क यू कि मेरा 6 सेमेस्टर्स का मार्कशीट अभी तक नहीं आया है मेरा, मेरे लाइक कॉलेज से, तो हाउ कैन हाँ आई हाँ हाँ लाइक वो भाई, वो अभी कोई दिक्कत नहीं। आप 2 साल, दो 4th सेमेस्टर तक का, 5th सेमेस्टर का अपलोड कर दो। जब आप इंटरव्यू दोगे तब आप सबमिट कर सकते हो 6th सेमेस्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। एंड अनदर क्वेश्चन कि मेरा जो थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम है, लाइक 1-2 कैविटीज है मेरे साथ, तो वुड कोई दैट बी इश्यू एन नहीं है, कोई इश्यू नहीं, नो इश्यूज एट ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो और किसी सर, को कोई डाउट है? सर मैं बोल रहा था कि रिजल्ट आने के बाद सर डायरेक्ट डेफ ही फॉर्म करना है या फिर इसके बीच में भी कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ करना होता है? वो जब आप डेफ करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप डेफ फिल कर पाओगे। तो डेफ में एक ओटीपी से लिंक होता है, यूपीएससी की साइट पे ही होगा वो सब, और वो डेफ ऑनलाइन ही सबमिट होता है। और एडमिट कार्ड सर कब तक आएगा? पीटी का एडमिट कार्ड जब आपका जैसे जैसे फिजिकल आपका मान लो 15 तारीख को है, तो 28 या 29 उससे पिछले महीने की को आ जाता है, 15 से 18 दिन पहले आ जाता है नॉर्मली। सर फिजिकल नवंबर के एंड तक एक्सपेक्ट करें हम या दिसंबर में? यार इट डिपेंड्स अपॉन की फोर्स को कब करवाने, वैसे 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम लगा के चलिए। जैसे हमारे रिजल्ट 6 या 8 फरवरी को आया था, और मेरा पीटी 16 अप्रैल को था, तो 2 महीने का टाइम हमें मिल गया था। Sir, this is Mitesh. Sir, how they measure carrying angle? कैरिंग एंगल यार सबसे पहले तो ऐसे 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 करते हैं। इन केस पे डाउट होता है तो यहाँ पे ना उनके पास एक वो रहता है, जैसे हमारे प्रोटेक्टर नहीं होता था डी, वैसे फिर उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट, और उससे वो मेजर करते हैं कि कितना है। चलिए ठीक है, आई थिंक हमने सभी के डाउट्स ले लिए। इन केस इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, देन दे कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। सर वरदान सोलंकी डाउट्स तो नहीं है, पर सर एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैसी फीलिंग आती है सर जब आप वो करते हो? अरे यार थोड़े 2-3 दिन के लिए अच्छी फीलिंग आती है, उसके बाद मतलब आप अभी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हो। और क्या है, मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल गई है, बस यही फीलिंग आती है। बाकी आई होप आप सबको वो जल्दी फीलिंग आए, एंड आई विश यू गेट बेटर रैंक देन माइन। और आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाइए। और एक चीज है कि अपना इतना स्टेमिना बना के जाइए कि आप 2.5 से 3 किलोमीटर रनिंग कर पाए 20 से 22 मिनट में। अगर इतना स्टेमिना आप बना लेते हो तो 100-800 मीटर में तो आप किसी हाल में नहीं रहने वाले। और लॉन्ग जंप तो प्रैक्टिस और टेक्निक का गेम है। तो आई थिंक सभी के डाउट्स हो गए हैं सर। और इन केस इफ एनीवन हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, देन दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन आपकी बहुत जल्दी शुरू जो है वो हो जाएगी, डोंट वरी। और आप खुद भी जो है इंटरनेट सिक्योरिटी की एक बुक है उसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करिए अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है बिल्कुल वो अपनी 2023 की प्रिपरेशन करके रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बॉर्डर लाइन होने के बाद मेरिट आउट होने के चांसेस रहते हैं। इंटरव्यू के अच्छे मार्क्स लाने। हाँ ये भी होता है, इंटरव्यू का भी होता है। सर एक चीज कंफर्म करना चाहिए कि ये बॉर्डर लाइन है, इस पे इस चीज का कैसे कंफर्म करेंगे? अगर आपके 120-122 नंबर आ रहे हैं तो आप बॉर्डर लाइन नहीं हो इस केस में। नहीं सर, हाँ। एक्चुअली मेरे हैं सर, जैसे कि मैं 162 है फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकंड का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अटेम्प्ट तो पूरा किया था। अब सेकंड का तो प्रेडिक्शन कैसे करें सर? कोई नहीं, अभी आपको प्रेडिक्शन करनी ही क्यों है, पहले फिजिकल क्लियर कीजिए, इंटरव्यू कीजिए। वो यूपीएससी का काम आपको रैंक देना, आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। सारे काम आप कर लेंगे तो फिर यूपीएससी का काम करेगी। इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार बुक का नाम है, वो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और हम इंटरव्यू का सेशन करेंगे हम एक जल्दी, ठीक है। ओके सर, बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।